वेलकम टू मुनाफा मेला। बहुत बड़ा शेयर मार्केट में हलचल चल रही है, क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट 3 दिन में हमको देखने को मिल रहा है मेजर सेल ऑफ। यूएस में मेजर सेल ऑफ हमको देखने को मिल रहा है, लोग अपने शेयर्स को अगेन। तो ये इतनी हलचल क्यों हो रही है, इतना बड़ा सेल ऑफ क्यों हो रहा है, ये सब चीज कैसे कनेक्टेड है। और एशियन में ये जो बबल है जो यूएस में हो रहा है, जो कि एक इवेंट होने वाला है, जैसे 2008 में हुआ था ना सब प्राइम क्राइसिस, वैसा ही ये एक मेजर इवेंट हमको देखने को मिल रहा है। और उसका रिपरकर्शन हमको जापान में भी देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में क्या क्राइसिस चल रही है, तो जियो पॉलिटिक्स प्लस द इकोनॉमिक सिनेरियो, इन सब चीजों को हम कनेक्ट कैसे करें, ये हमारा मेजर एम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस प्रोवाइड करने वाले हैं हमारी शेयर मार्केट अंडरस्टैंडिंग को। तो इकोनॉमिक्स के कोर कंसेप्ट, वेरी कोर कंसेप्ट, जो मैक्रो इकोनॉमिक के कंसेप्ट हैं, उनको हम शेयर मार्केट में एक्चुअलिटी में अप्लाई होते हुए देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो आइडिया है कि यूएस में जॉब डेटा आया और कहा गया है कि भैया जॉब जो है वो कहीं ना कहीं हमको क्या दिख रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का राइज दिखने को मिल रहा है यूएस में। क्या यूएस जा रहा है रिसेशन की तरफ, क्या ये साइक्लिकल रिसेशन होने वाला है, ये सब चीजें क्या हैं, और क्यों इतना फियर, क्यों इतना उतार चढ़ाव हमको देखने को मिल रहा है, इसको कैसे समझे। हम अपने शेयर्स के साथ जो हमारी खुद की होल्डिंग्स है उसको क्या करें, क्या हम भी सेल ऑफ करके निकल जाए मार्केट को, ताकि आगे हम लोग लॉस ना झेलें। ये सब चीजें हमको समझनी होगी, ये सब चीजें हमको देखनी होगी। जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट, कल ही मैंने ये लेक्चर लिया था अपने कोर्स में, और वो था रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो उसमें मैंने एक बात किया था कि अगेन द सोशल सोशल काइंड ऑफ अ थिंग, द सोशल रेस, उस पर हमको नहीं जाना है, हमको खुद का एनालिसिस करना है। ये सब चीज प्रॉपर डेटा के साथ मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, लेट्स स्विच टू द स्लाइड इटसेल्फ। सो निफ्टी डाउन, फॉल टू कंटिन्यू रिसेशन इन यूएस। तो रिसेशन की खबरें आ रही हैं यूएस में, बहुत बड़ी बात है रिसेशन। यूएस इज अ मेजर इकोनॉमी, इट स्टिल टुडे स्टैंड्स एज अ मेजर इकोनॉमी। अगर उधर कुछ होता है तो इफेक्ट हमको पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्लोबल इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो ग्लोबल इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। खबरें आ रही है, यूएस इकोनॉमी फेसिंग रिसेशन एज जॉब डेटा सिग्नल्स स्लो डाउन। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट लेड रिसेशन फियर्स मेक्स आईटी सेक्टर कॉशियसली ऑप्टिमिस्ट। तो आईटी सेक्टर में अगेन एक ऑप्टिमिज्म, क्योंकि आईटी सेक्टर अगेन इंडिया में जो 1990s में अगेन द राजीव गांधी एरा एंड हाउ इंडिया वाज एबल टू बिकम अ आईटी हब। तो वो चीज, और वो चीज कैसे जॉब्स को ग्लोबली इंपैक्ट कर रही थी, ये सब चीजें भी हमको समझनी होगी। तो दैट अगेन इज in itself analysis that we have to do. Had the Fed, that is the US का फेडरल बैंक, जैसे अपने इंडिया में होता है ना आरबीआई, वैसे यूएस का जो फेडरल बैंक है उन्होंने एक गलती कर दी है। लोग कह रहे हैं उन्होंने पॉलिसी मिस्टेक की है। यूएस का जो फेडरल बैंक है वो एक तरह से डिसीजन लेने में काफी धीरे कर देता है। इन सब चीजों को भी हम लोग एनालाइज करेंगे, क्या ये सच है, या फिर ये सोसाइटी में या हमारे ग्लोबल सिनेरियो में, शेयर मार्केट में स्पेशली जिस तरह के बबल्स बनते जा रहे हैं उनमें से ही एक बात है। क्या एनालिसिस है इकोनॉमिक माइंडसेट से। सो अगेन इकोनॉमिक माइंडसेट से हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे। So that's there. US Bureau of Labor Statistics का भी है, the unemployment rate rose to 4.3% in July and again non-farm payroll employment edged up by 1,14,000। तो इस तरह की न्यूज जो शार्प स्लो डाउन, यूएस जॉब डाटा फ्लैशिंग रेड, ठीक है, these are the highlights that are there. But there's one थिंग दैट इज देयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या है कि देखो जॉब लॉस इकोनॉमी में क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीक कर रहा है, इसका अगर हम अंडरस्टैंडिंग ले तो हमको वहां का लेबर फोर्स को भी एनालाइज करना होगा। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे अगर हम देखें इस साल का 2024 का इंडिया का, जो कि गवर्नमेंट ने रिलीज किया, उसका चैप्टर नंबर 7 अगर हम देखें तो उसमें बात क्या किया गया है कि सोशल सेक्टर किस तरह से इंपैक्ट करता है। इंडिया में अगर सोशल सेक्टर देखा जाए तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में अगर हम देखें तो वहां पर क्या है, इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो एक्सपैंडिंग बेस तो है बट इंप्रूवमेंट भी आ रहा है।
तो दैट बिकम्स अ पॉजिटिव थिंग्स। बट अगेन रूरल में क्या है, किस तरह की जॉब क्रिएट हो रही है, ये सब फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें तो यूएस जो कि एक इकोनॉमी है जिसमें अगेन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हमको इस वक्त देखने को मिल रहा है, जॉब लॉस प्लस अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बट वहीं पे साइमल्टेनियसली वहां का जो बेस है, जो सैंपल स्पेस है जिसपे अगेन डेटा बन रहा है, वो भी बेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इतना जो फियर की बात है कि क्या हो गया इकोनॉमी में, क्या कुछ कुछ लोचा हो गया है, इस तरह का डायनेमिक्स नहीं बताना है हमको, पॉपुलेशन सिनेरियो को भी एनालाइज करना होगा। तो लेबर फोर्स यानी कि जो सैंपल स्पेस है, द नंबर ऑफ पीपल in the labor force kind of age group has also increased, तो that factor is also to be taken into account। तो यहाँ पे जो बहुत बड़ा हलचल था, एक फैक्टर जिसमें हमको देखने को मिल रहा है वो ये है कि लेबर फोर्स भी बढ़ा है। हाँ, प्रॉब्लम हमको देखने, देयर इज अ स्ट्रक्चरल फ्लॉ इन यूएस ऑल्सो, बट साइमल्टेनियसली इट इज नॉट दैट बिग अ थिंग कि हम लोग पैनिक कर जाएं। पैनिक हमको करने को मतलब दिख रहा है, बट पैनिक करना, इमोशनल कंट्रोल खो देना, ये हमको नहीं करना। आगे मैं पूरा एनालिसिस करूंगी कि क्या वो रिसेशन में जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, किस तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, हमारे इकोनॉमिक की न्यूज कैसे मैटर करती है। So the alarm bells for potential US recession may not be as dangerous for Indians। तो इंडियंस के लिए क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट में क्या होगा, ये सब हमको देखना है। So again the bearish and the bull, the very idea, ग्लोबल मार्केट्स entered August in turmoil amid worries। तो अगस्त का महीना बहुत ज्यादा रोमांचक रहा है। यूएस रिसेशन, अब देखो रिसेशन क्या है। The basic idea is कि यहाँ पे US economy added just 1,14,000 jobs last month and unemployment rose to 4.3%, which is actually very huge. For a developed economy like US, it's a huge number, and that is why people are fearing it, and that is why people are saying कि फेड बैंक जो है उनको इंटरेस्ट रेट्स कट करने चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट्स का क्या सिनेरियो होता है, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। सो फेडरल बैंक ने क्या पॉलिसी मिस्टेक कर दी है, क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं मार्केट में, इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं, जो पॉलिसी रेट्स होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, दो तरह की पॉलिसी रेट्स होते हैं, एक होता है क्या, या तो हम एक्सपेंशनरी पॉलिसी में चले जाएं या फिर हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में चले जाएं। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा धीरज रखिए, सब समझ में आएगा। ये जो लेक्चर आज मैं कंडक्ट कर रही हूँ ना, इसमें ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि एक्चुअली टेक्स लाइक मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ स्टडी, बट सब आपको आधे एक घंटे में मैं समझा दूंगी, उससे कम ही टाइम पे। तो यहाँ पे क्या है, तो इंटरेस्ट रेट्स का क्या सिनेरियो है। सबसे बड़ी बात कि इंटरेस्ट रेट्स, देखिए पहले तो एक पेपर ले लिया जाए। तो दो तरह की पॉलिसीज होती है, एक होता है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि क्या होता है, मॉनेटरी यानी पैसा, यानी कि अगेन हमारा इंडिया में आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। एक होता है फिस्कल पॉलिसी। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी में क्या, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट फिस्कल। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है। इसमें भी दो तरह की पॉलिसीज हो सकती है, एक होता है एक्सपेंशनरी, दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दो तरह की पॉलिसी होती है, एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपैंड करना इकोनॉमी को, ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट देना है, एक्सपैंड करो भाई, बूस्ट दो, थोड़ा सा पैसा आए मार्केट में, हम लोग खर्चा वर्चा करें, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ठीक है, पर मजे भी तो आएंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन को यहाँ पे मतलब दिया जाता है ताकि इकोनॉमी में पैसा घूमे, लोगों के पास आए, किस तरह से होता है, क्या होता है, सब अभी हम बताएंगे। कॉन्ट्रैक्शनरी क्या होता है कि भैया बहुत ज्यादा मतलब कि इन्फ्लेशन हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब कंट्रोल में नहीं चल रहा है, अपनी जेब पे पड़ रहा है सर, मतलब कि अगर हम देखें तो जरा सा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, इंटरेस्ट रेट्स को घटाया जाए, ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अब जब रिसेशन की बात हो रही है, यानी इकोनॉमी में क्या कहा जा रहा है कि पैसा इकोनॉमी में जो है घूम कम रहा है, ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, बूस्ट देना चाहिए। अब यूएस की अगर बात किया जाए तो यूएस में कहा जा रहा है कि रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या यूएस को करना चाहिए, तो अगेन उनको एक तरह से रेट्स को कट करना चाहिए। अब जब इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट्स को कम किया जाएगा, तो क्या होगा कि लोगों के पास पैसा जाएगा, ठीक है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, अब क्योंकि इंटरेस्ट लेना आसान हो गया तो लोगों के लिए अगेन लोन लेना, इन्वेस्टमेंट्स करने बढ़ेगा, तो पैसा क्या होगा, मार्केट में घूमेगा। जब पैसा घूमेगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी,
अब जब लोगों के पास लोन लेने का कैपेसिटी हो गया, अगेन क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो बैंक्स भी अपने लोन रेट्स को कम करेंगे, तो क्या होगा, लोन इजी लेंगे, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी तो फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दैट इज द, क्योंकि इंडस्ट्री तो एम्प्लॉय करती है, फैक्ट्रीज लगेंगी तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो दैट्स द बेसिक आइडिया। तो एक इंटरेस्ट रेट अगर कम करते हैं तो उसका पूरा इंपैक्ट हमको इकोनॉमी में देखने को मिलता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्ट रेट्स अगर कम हुआ, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स अगर कम करता है बैंक, सपोज आरबीआई ले लो अगर इंडिया के केस में, या फिर अमेरिका के केस में फेडरल बैंक ले लो, अगर वो अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करता है तो क्या होगा, बैंक्स भी अपने रेट्स वगैरह कम करेंगे, बैंक रेट्स कम होंगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन हमको देखने को मिलेगा, लोन लेना, इन्वेस्टमेंट लेना अगेन बढ़ेगा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट मिलेगा, ठीक है, फैक्ट्री सेटअप होंगी और फिर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अगेन लोगों के पास पैसा आएगा, लोग क्या खर्चा करेंगे, लोग डिमांड करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड हमारी यहाँ पे बूस्ट होती हुई हमको दिखेगी। तो इस तरीके से होता है। अब जब रिसेशन है यानी कि लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा कम है, तो यही तो करना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दो ताकि अगेन आगे हमको प्रॉफिट देखने को मिले, लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसा है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े। दैट्स द बेसिक आइडिया। तो आइडियली अगर रिसेशन हो रहा है तो क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स को फेडरल बैंक को कम करना चाहिए, बट अभी तक टिल दिस पॉइंट नहीं हुआ है। तो भाई क्यों नहीं हुआ है, दैट्स द क्वेश्चन। क्या फेडरल बैंक बेवकूफ है? तो ऐसा नहीं है, हमको देखना है कि रिसेशन क्या किक इन हो चुका है, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ एक जॉब डेटा रिसेशन को हिंट कर रहा है। यस, देयर इज अ हिंट दैट देयर इज अ रिसेशन, बट कैन वी से दैट देयर विल बी रिसेशन, फॉर हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू टेक प्लेस, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, रिसेशन का जो इंस्टिंक्ट्स है वो आ चुके हैं, बट क्या अभी एट प्रेजेंट जरूरत है? तो यहाँ पे बात किया जाएगा when economy is in bad shape, so we are talking about the overall economy, just not the job data. It is a hint that there is a recession, but the point is कि there are also other factors. तो यानी सितंबर और आगे भी अगर हम जाए तो फेडरल बैंक जो है फ्यूचर में, मैं आज स्टेटमेंट दे रही हूँ कि दे विल ट्राई टू गो ऑन दिस साइड कि हाँ इंटरेस्ट रेट्स कम करना चाहिएगा, सिचुएशन इसी तरह कंटिन्यू रही तो वो लोग करेंगे, बट अभी ऐसा नहीं जरूरत है। सिचुएशन आगे हम देखते हैं, कुछ और नए इंडिकेटर्स भी हम देखेंगे। तो रेट कट्स अगर होते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट को कट किया जाता है तो इम्पैक्ट मार्केट में कैसे आता है? यूएस इंटरेस्ट रेट्स होता है तो वी विल ऑल्सो कट द इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि एक इकोनॉमी में अगर रेट कट किया तो दूसरा यानी कि हम लोगों को भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरह से कंपटीशन होता है, ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन। एक फैक्टर आया तो दूसरा भी फैक्टर आएगा ही आएगा। तो दूसरी इकोनॉमीज में भी हमको देखने को मिलेगा कि वी विल ऑल्सो फॉलो द सेम सिनेरियो। तो दैट इज देयर। एंड जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मार्केट सप्लाई में अगेन मनी सप्लाई बढ़ेगी तो विल बी हैप्पी। तो कहीं ना कहीं रिसेशन जैसी चीज में भी पॉजिटिव हम लोग ढूंढ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ शेयर मार्केट। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो। सो अगेन टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी वी हैव डन। तो ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, तो कैश रिजर्व रेशियो, जैसे इंडिया के अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेट कट वगैरह होता है, ये सब चीजें अपने में है। तो रेट कट टू बूस्ट द इकोनॉमी, to boost the factory build up and to gain employment, that's the policy। तो रिसेशन में भी पॉजिटिव हम ढूंढ सकते हैं। अगर हम देखें तो ये देखिए आज हम लोग एक नए इंडेक्स को देखने वाले हैं और वो रिसेशन, क्योंकि क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि रिसेशन अभी नहीं है बट इसको मैं सब्सटैंशिएट कैसे करूंगी। तो देखिए सैम इंडेक्स जो है, सैम इंडेक्स इज अ वेरी मच इन न्यूज टुडे एंड दीज डेज। सैम इंडेक्स होता क्या है? तो देखिए सैम इंडेक्स क्या कहता है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स आर इन द ग्रिप ऑफ डीपनिंग राउट, prompting investors to turn to one of the most time-tested indicators to determine whether the US economy is in recession। और वो इंडिकेटर क्या है? वो इंडिकेटर है सैम्स इंडिकेटर। व्हाट इज दिस सैम इंडिकेटर? तो सैम रूल जो है वो क्या कहता है? इट हैज ऑब्जर्व्ड विदाउट फेल दैट द इनिशियल फेज ऑफ रिसेशन हैज स्टार्टेड when the 3-month moving average of the US unemployment rate is at least 0.5% more higher than the 12th month low। तो यानी कि मैं आपको समझाती हूँ, डरने की बात नहीं है। मुनाफा मेला यहाँ पे आपको यही सिखा रहा है कि कैसे चीजों को इजी किया जाए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लास्ट 3 मंथ्स अगर हम देखें तो ये अगर देखा जाए, ये
इसका जो मूविंग एवरेज अगर हम देखें, सिंपल टर्म्स है, एवरेज अगर हम देखते हैं, ये अगर 0.5% 0.5% से ज्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू जो 12th मंथ का जो एवरेज आए, ठीक है, 12th मंथ का एवरेज ले लिया, 3 मंथ का एवरेज ले लिया, अगर 3 मंथ वाला 12 मंथ के एवरेज से 0.5% ज्यादा है तो यानी कि हम कहेंगे कि रिसेशन की तरफ हम हैं। और अगर हम यूएस की इकोनॉमी अगर प्रेजेंटली देखें तो ये चीज सही बैठ रही है। 3 मंथ का अगर मूविंग एवरेज हम लेते हैं तो व्हेन कंपेयर टू 12 मंथ का मूविंग एवरेज तो दिस वन इज 0.5% ग्रेटर। समझ में आ गया? हम लोगों को फिर से एक बार दोहराना होगा कि 3 मंथ का मूविंग एवरेज अगर 0.5% से ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू 12 मंथ्स का मूविंग एवरेज तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ है। और अमेरिका में ये देखने को मिल रहा है। तो क्या अमेरिका रिसेशन में है? अगर हम इस इंडिकेटर की तरफ देखें तो ये बात बिल्कुल है कि इस इंडिकेटर के हिसाब से तो है, ठीक है। बट द आइडिया इज कि जो रूल का जो इन्वेंटर है, जिसने ये रूल बनाया है, दैट इज सैम, इज नॉट कन्विंस्ड। What she says? We are not in the recession now. Contrary the historical signal from the Sam's rule, but the momentum is in that direction. मतलब कि मैं खुद कहती हूँ कि ये इंडिकेटर अगर हम देखें तो बता रहा है कि हाँ हम रिसेशन की तरफ हैं, बट हम सिर्फ तरफ हैं, ठीक है। मोमेंटम तो हो चुका है शुरू, बट अभी हम रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। हम अभी भी ये नहीं कहेंगे क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो हम उसके लिए इतनी जल्दी नहीं कह देंगे, बट हाँ डायरेक्शन और हिंट मिलना तो जरूरी है। तो वो हिंट ऑफ रिसेशन हमको मिल चुका है, ये बात स्टैब्लिश्ड है। बट अभी एकदम पैनिक करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, पैनिक तो करना भी नहीं चाहिए। दैट्स द बेसिक आइडिया। डोंट पैनिक, इमोशनल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिसेशन आगे अगर हम देखें तो हमको देखने को मिल सकता है, मिलेगा भी, क्योंकि ट्रेंड हमारा शुरू हो चुका है। पर द आइडिया इज कि फेडरल बैंक आगे आने वाले समय में अपने पॉलिसी रेट्स को कम करेगा ताकि इकोनॉमी फिर से सही हो और उसको हम लोगों को यूटिलाइज करना है। मार्केट फिर से हमारे को रिकवरी की तरफ देखने को मिलेगी। अब देखिए, ये तो एक फैक्टर हो गया अमेरिका का, हमने सीख लिया कि क्या रिसेशन की तरफ है, ये सब बात हम कर लिए। इसका इम्पैक्ट जापान में हमको देखने को मिला, एशियन इकोनॉमी में हमको देखने को मिला। और बात क्या जा रही है कि अगर हम देखें, जापान हैज एंडेड द एरा ऑफ नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। जापान जो है अपनी इकोनॉमी को इतना बूस्ट देता था, इतना एक्सपेंशनरी पॉलिसी रखा हुआ था कि वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स रखते थे। मतलब कि भैया आपको बहुत आसानी से लोन वगैरह मिल जाते थे, बहुत सस्ते, बहुत ही सस्ते, ठीक है। बट जापान में अगर हम देखें तो ब्लैक मंडे जैसे उन्होंने कहा है, वहां पे भी एक मेजर हमको देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा भी अगर हम एनालाइज करें तो ये देखिए हमारा सिनेरियो। सो द ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए -0.10% पे ये लोग रखते थे 2022, 2023, 2024। हाउएवर जापान बैंक ऑफ जापान में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 2024 में अगर देखें तो जून 14, 2024 में 0.1% कर दिया। और अभी अगर हम देखें तो आज 0.20%, यानी कि जंप आप देखिए, जीरो की टर्म्स में है, यूनिट वैल्यू जीरो पे है, बट देयर इज अ जंप फ्रॉम 0.1% टू 0.20%। यानी कि उन्होंने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ा दिए तो इसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज होने वाला है। क्या होता था जापान में 0%, -0.10% पे इंटरेस्ट रेट्स मिल जाते थे, इजी लोन था, एक्सपेंशनरी पॉलिसी पे वो थे। तो बात क्या की जाती थी कि लोग क्या करते थे, हेज, अगेन दे यूज टू बोरो फंड्स फ्रॉम जापान, क्योंकि बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रहा था, कोई कॉस्ट ही नहीं थी। वहां से बोरो करते थे और कहाँ डालते थे, यूएस की इकोनॉमी में डालते थे, यूएस में इन्वेस्टमेंट करते थे, पैसे यहाँ से ले रहे थे और डाल कहाँ रहे थे, यूएस में। क्यों? क्योंकि वहां से सस्ता मिल जाता था, प्रॉफिट लेंगे, कैसे करेंगे, वहां पे यूएस में इन्वेस्ट करेंगे, वहां से प्रॉफिट निकालेंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, तो यानी कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर हमारा बढ़ रहा है, यानी जापान में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम 0.1% हैज इंक्रीज टू 0.20%, विच इज ह्यूज, ठीक है। व्हेन कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इट्स अ ह्यूज जंप। दे हैव एंडेड देयर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी नाउ, ठीक है। तो ये जो ह्यूज हमको देखने को मिल रहा है, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है। पैनिक कहाँ होगा, जिन्होंने पैसा यहाँ से उठाया था और उन्होंने
अमेरिका में डाल दिया था। अब वो लोग क्या सोच रहे हैं कि जापान अपना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, यानी कि अगेन आगे भी बढ़ रहा है, हम ट्रेंड देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, हमको आगे इसको रीपे भी तो करना है आगे फिर से। तो उन्होंने क्या किया, यूएस अपने पैसे अपने शेयर्स सेल ऑफ कर दिया, और फिर अगेन क्योंकि उनको फियर था, द हर्ड मेंटालिटी दैट वी गॉट टू सी, कि उन्होंने वहां से पैसे अपने निकाले, सेल ऑफ कर दिया, भैया सेटल करो, ये जापान उधर जा रहा है, मेरा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वैसे ही बढ़ गया है, आगे और बढ़ेगा, पता नहीं खुदा ना। तो फिर आइडिया यहाँ पे ये हो गया कि क्या कर दिया, सेल ऑफ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है, एंड दिस इज द बिग थिंग एक्चुअली दैट इज एट वर्क। तो एक इकोनॉमी दूसरी इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट कर रही है, दैट इज व्हाट वी हैव गॉट टू सी। इसमें क्या होने को मिल रहा है, सच लो इंटरेस्ट रेट्स जो कि जापान में हुआ करते थे, वो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर थे। इससे क्या होता था कि लोग बोरो करें, लेवरेज करें और इन्वेस्ट कर देते थे यूएस मार्केट में। बट नाउ जापान इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज फ्रॉम 0.1% to 0.25% in July 2024. Cost of borrowing has increased as I have to repay. But my USD has weakened against Japan. अब दिस स्टेटमेंट अगेन, ये इसको भी मैं एलैबोरेट करूंगी, ठीक है, बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के साथ। तो देखिए, जब कोई इकोनॉमी, जैसे जापान का केस है, ठीक है, जापान का केस है, इन्होंने क्या किया, अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया, काफी सालों के बाद इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है, यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिया है, यानी कि वो लोग मार्केट से पैसा अपना वापस खींच रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि भैया हमको लोन वोन नहीं ज्यादा देना है अभी, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल में करना है, लोगों के पास पैसा नहीं है, मनी सप्लाई इकोनॉमी में घुसी कम हो गई। इससे क्या हुआ है, तो जापानीज येन जो है वो, अगर हम देखें तो दूसरी करेंसीज के हिसाब से जापानीज येन जो है अब जब अवेलेबल ही नहीं है, व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज, तो शॉर्टेज अगर हमको मार्केट में देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेज होने से क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उसका जो वैल्यू है दैट विल अप्रिसिएशन, जैसे हम कहते हैं ना, रुपी हैज डेप्रिसिएटेड, रुपी हैज अप्रिसिएटेड, सिंपली अगर हम देखें तो जापान में क्या हो रहा है, अप्रिसिएशन की तरफ हम जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या किया, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जापान की गवर्नमेंट ने, शॉर्टेज मार्केट में महसूस होती है, डिमांड बढ़ती है, और क्या होता है, जब डिमांड किसी भी चीज की बढ़ेगी तो भैया प्राइस भी बढ़ेगा, तो जापानीज येन जो है वो मजबूत हो गया, और जब मजबूत हो गया तो हमको क्या देखने को मिल रहा है, द आइडिया इज कि यूएसडी यानी कि यूएस का जो डॉलर है वो वीकेंड हो गया अगेंस्ट जापान, और इसकी वजह से लोगों ने क्या कहा, भैया वो इतना महंगा हो रहा है, हम अपने यहाँ से पैसा निकालते हैं, वहां से भी ठीक करते, सेटल करते हैं, ठीक है, आगे पता नहीं और डूब जाए और महंगा हो जाए, उनको क्या मतलब, ठीक है, तो वो लोग वहां से सेल ऑफ कर दिए। तो यहाँ पे ये बेसिक आइडिया है। आई होप दीज थिंग्स विच आर एक्चुअली वेरी कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आ रही होगी। सो ट्रिगर्ड सेल ऑफ टू रीपे, कि भैया भैया मैं जल्दी से रीपे करके निकल लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। प्लस देयर इज वन मोर फैक्टर एट वर्क, यूएस रिसेशन फियर्स टू मिडिल ईस्ट क्राइसिस। तो मिडिल ईस्ट यानी कि अगेन इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा है, तो हमास हिजबुल्ला जो केस, तो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो को भी हमें एनालाइज करना होगा। देखिए, जब हम शेयर मार्केट एक्सपर्ट बनते हैं तो हमको इकोनॉमिक्स भी समझना है, हमको जियो पॉलिटिक्स भी समझना है, हमको इंडियन इकोनॉमी भी समझना है, हमको अगेन द वर्किंग द अकाउंट स्टेटमेंट ये भी समझना है। तो मिडिल ईस्ट में भी हमको क्राइसिस देखने को मिल रही है। ईरान और इजराइल दो कॉन्टेंडर्स हैं, तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसका जो रिपरकशन है, क्योंकि वो एक मेजर अगेन इकोनॉमीज हैं, वो हमको देखने को मिला, तो ऑयल प्राइसेस वगैरह पे इफेक्ट आ रहा है। प्लस इजराइल और ईरान जब आपस में लड़ते हैं, यूएस इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि यूएस अगेन इज दैट इंपॉर्टेंट कंटेंडर इन ऑल दिस, ठीक है, अगर हिस्टोरिकल एनालिसिस भी करें तो दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो क्रूड गेन्स ओवर $1 despite supply concern over Middle East crisis and fears of US recession. Oil prices near 8-month low as recession fears overtake Middle East conflict. तो ब्रेंट इज अ टाइप ऑफ ऑयल, तो ब्रेंट ऑयल अगर हम देखें तो इसमें डाउन है, बट अगेन अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तो किस तरह से चीजें अनफोल्ड होंगी ये अभी भी हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमको देखने को मिले। तो मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है तो ऑयल प्राइसेस पे इफेक्ट आता है। प्लस हम देखते हैं कि क्या होगा सिनेरियो व्हेन इट कम्स टू हाउ द यूएस रिसेशन अनफोल्ड्स। तो यहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो मिडिल ईस्ट ऑन बॉयल एज हिजबुल्लाह स्ट्राइक्स इजराइल, World War III to start today. Israel Iran news highlights not to escalate but must punish, Israel says Iran.
तो यहाँ पे ये सब चीजें हमको देखने को मिल रहा है। फियर ऑफ ऑल आउट वॉर ग्रोन इन मिडल ईस्ट एज ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट वाइडेंस। तो यूएस का रिसेशन प्लस ये सब चीजें जो जियो पॉलिटिक्स में हमको देखने को मिला, सब आपस में लिंक हो जाता है। इफेक्ट हमको देखने को मिला, यूएस में मेजर सेल ऑफ हो रहा है, उसकी वजह से अगेन जापान में क्या हो रहा था, जापान की वजह से यूएस में मेजर सेल ऑफ कैसे हुआ, ये सब चीजें हम लोगों ने समझ ली। इसकी वजह से अगर प्राइस में देखें तो एक एसेट है जो हमारा अभी भी अगर हम देखें शेयर मार्केट वगैरह के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो गोल्ड का प्राइस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि वहां पे भी हमको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऑलवेज ऑलवेज कीप एटलीस्ट some percentage, at least 20% of your portfolio invested in gold, क्योंकि सब कुछ हिल-डुल सकता है, गोल्ड का प्राइसेस फिर भी एक तरह से आपको मोर प्रिडिक्टिव रहते हैं। क्रिप्टो, तो जैसे कि यूएस में सेल ऑफ हो रहा है शेयर मार्केट का, सिमिलरली लोगों ने जापान से पैसा उठाया था, अब जापान की कॉस्ट बढ़ रही है तो लोगों ने क्रिप्टो से भी पैसा निकाला, तो क्रिप्टो में भी मेजर मेजर फॉल हमको देखने को मिल रहा है वहीं पे। और हम देखें तो स्मॉल कैप्स, मैं क्यों कहती हूँ कि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में भी हमको देखना होता है। जब भी मैं अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेट करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक तरह से इसमें देखो तो इस पे भी इफेक्ट जल्दी देखने को मिल रहा है, तो स्मॉल कैप्स और मिडिल कैप्स में भी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि सेल ऑफ। तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट है। स्टिल व्हाट वी हैव टू डू इज टू मेंटेन पीस ऑफ माइंड, क्योंकि रिसेशन एज वी हैव जस्ट सीन, शॉ इंडेक्स से सैम इंडेक्स से भी अगर हम देखें तो वहां पे भी हमको देखने को मिल रहा है कि इतना ज्यादा रिसेशन अभी नहीं है, शी हरसेल्फ सेज, प्लस देयर आर आल्सो अदर फैक्टर्स एट प्ले। तो इकोनॉमी में सिर्फ जॉब डेटा की वजह से नहीं होता, फेडरल बैंक आगे आने वाले समय में अपनी पॉलिसी में चेंजेस लेके आएगा, अभी एट प्रेजेंट नीड नहीं है, बट आगे आने वाले यानी सितंबर से नवंबर में हमको ये देखने को मिलेगा, तो वो चीज है। और जब इकोनॉमी रिकवर करेगी, देयर इज गोइंग टू बी स्कोप, थिंग्स विल नॉर्मलाइज, सो डोंट पैनिक, एंड दैट्स द इजी एनालिसिस एट मुनाफा मेला। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मुनाफा मेला। थैंक यू।